नफरत भरी मोहब्बत भाग 3। अब तक आपने सुना कि आरू के दादा दादी सलोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी तरह उसके भाई वंश और वासु भी हरदम सलोनी को परेशान करते रहते थे, लेकिन आरू सलोनी का बहुत ध्यान रखता था। इधर आरू यानी अर्पित कॉलेज गया तो उसके सब दोस्त मिलकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें वॉशरूम में ड्रग मिले थे। प्रिंसिपल को ये शक था कि हो ना हो ये पैकेट अर्पित ही लाया था। अब आगे अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही रुक गया। सीमा, तुम सब प्रोफेसर विश्वास के पास जाओ, मुझे साक्षी से कुछ बात करनी है। कहते हुए अर्पित ने बिना किसी की बात सुने साक्षी का हाथ पकड़ा और उसे पार्किंग साइड ले गया। क्या हुआ अर्पित? परेशान सी साक्षी अर्पित को देखते हुए बोली। अर्पित ने उसका हाथ छोड़ा और पार्किंग में खड़ी बाइक स्टार्ट कर साक्षी को बैठने का इशारा किया। कहाँ जा रहे हैं हम? सवालिया नजरों से देखते हुए साक्षी ने पूछा। बैठो तो सही, तुम सवाल बहुत ज्यादा करती हो। अर्पित ने साक्षी को फिर से बैठने को कहा। नहीं, पहले बताओ। कहते हुए साक्षी अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ी रही। उफ, तुम बहुत ही जिद्दी हो। कहते हुए अर्पित अपनी बाइक से उतरा और साक्षी के पास आकर उसे हक कर लिया। हैप्पी बर्थडे सकू, हैप्पी बर्थडे सकू। याद था ना तुम्हें? तो पहले विश क्यों नहीं किया? अर्पित को खुद से दूर करते हुए साक्षी बोली। तुम ना हर बार सरप्राइज खराब कर देती हो। अब चलो। मुंह बिगाड़ते हुए अर्पित बोला और बाइक पर बैठ गया। उसके पीछे ही साक्षी भी बाइक पर बैठ गई और उसे पीछे से हक करते हुए थैंक यू बोला। कुछ ही देर में दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए। वैसे आज तुम जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रही थी? अर्पित ने उसे घूरते हुए पूछा। आज ना किसी ने भी मुझे विश नहीं किया, इतराते हुए साक्षी बोली और अपनी गर्दन झुका ली। और तुमने भी नहीं? गुस्सा आ रहा था तो वापस घर जा रही थी। अच्छा कोई नहीं, अब चलो। लेकिन एक मिनट। कहते हुए अर्पित ने अपना रुमाल निकाला और साक्षी की आंखों पर बांध दिया। कुछ ही देर में साक्षी को लेकर उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। जैसे ही साक्षी की आंख की पट्टी खोली गई, वैसे ही बहुत से लोगों की आवाज सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आंखें खोलकर साक्षी ने देखा तो सब दोस्त वहीं पर खड़े थे। पूरा रेस्टोरेंट बलून से डेकोरेटेड था। साक्षी बहुत खुश थी। वाओ, तुम सबको याद था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। कहते हुए साक्षी ने ग्रुप हग किया। साक्षी ने केक कट किया और सबको खिलाया। कुछ देर डांस पार्टी हुई, सब थक भी चुके थे। तभी अर्पित का फोन बजा। थोड़ा परेशान दिख रहा था, इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। पार्टी भी अब खत्म हो चुकी थी तो सब अपने घरों को ही निकल रहे थे। अर्पित ने साक्षी को उसके घर छोड़ा, फिर उसी रास्ते एक गली के नुक्कड़ पर बने छोटे से घर में आ गया। जैसे ही वो उस घर में घुसा, वैसे ही एक आंटी उसके पास आई। आरू, उसे होश आया था लेकिन बहुत सदमे में थी। बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी, फिर जोर से चिल्लाते हुए फिर से बेहोश हो गई। उन आंटी ने कहा। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। बस आंटी, मैंने उसे ढूंढ लिया है। बस अब टाइम आ गया है हमारे अपमान का बदला लेने का। बहुत दुख, बहुत तकलीफ दी है उस इंसान ने हमें। मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर दिया उसने। आज भी मुझे याद है वो दिन, हम बहुत खुश थे। कहते हुए अर्पित अपने बचपन की कहानी सुनाने लगा। फ्लैशबैक। लो मिठाई खा, मेरे घर लक्ष्मी आई है। लो मिठाई खा। कहते हुए राघव पूरे हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में मिठाई बांट रहा था। मुबारक हो राघव, आपके घर बेटी हुई है। कहते हुए राघव को 2-3 दोस्त राघव को विश करने आए। राघव और उसकी पत्नी वंदिता और आरू यानी आरव बहुत खुश थे। उनके घर बेटी का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद बेटी को लेकर अपने आलीशान बंगले में आ गए थे। बेटी के नामकरण की तैयारी चल रही थी। आज बंगले में खूब बड़ा फंक्शन होने वाला था। पिताजी, अब आ रहे हो ना अपनी पोती के नामकरण संस्कार पर? राघव अपने पिता से फोन पर बात करता हुआ बोला। नहीं, हम नहीं आ रहे। राघव, तुम जानते हो ना कि हमारे घर बेटी पैदा होना अपशगुन माना जाता है। मैंने तो पहले ही बोला था कि यदि बेटी हो तो मरवा देना, लेकिन तू नहीं माना। अब भगवान जाने तेरी ये छोरी क्या अपशगुन लेकर आई होगी। आरू के दादू गुस्से में बोले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल ये सब कोई नहीं मानता। राघव थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। तुझे मानना है तो मान, नहीं तो मत मान। बस हम में से कोई नहीं आ रहा वहाँ। कहते हुए दादू ने कॉल कट कर दिया। राघव को अच्छा नहीं लगा दादू का इस तरह बात करना। दोपहर हो चुकी थी, मुहूर्त का समय भी हो गया था। आज शाम ही बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। मुहूर्त के समय नामकरण हुआ और नाम रखा गया सलोनी। आरू ने प्यार से उसका नाम सोना रखा। शाम को पार्टी थी, सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए हुए थे। हो भी क्यों ना, आखिर राघव इस शहर का युवा नेता था। बड़े बड़े लोगों के साथ पूरी मीडिया वाले भी आए थे। वंदिता सलोनी को परी की तरह सजाकर लाई थी। सलोनी की आंखें एकदम वंदिता जैसी थी। पार्टी चल रही थी, तभी अचानक कुछ लोग जबरदस्ती पार्टी में घुस आए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वाह राघव वाह, क्या पार्टी का आयोजन किया है। यानी पार्टी की आड़ में तुम अपना धंधा बढ़ा रहे हो। एक आवाज सामने स्टेज पर से गूंजी। सब लोग उधर ही देखने लगे। मीडिया वालों ने भी अपने कैमरे सेट कर लिए थे। राघव और वंदिता भी उसी ओर देखने लगे। वंदु, ये इंद्रजीत यहाँ क्या कर रहा है? ये अंदर कैसे आया? राघव ने हैरानी से उस मंत्री इंद्रजीत की ओर देखकर कहा। मुझे लगता है कि ये यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। कैसे भी करके इसे यहाँ से निकालिए। वंदिता परेशान सी बोली। वंदु, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम सलोनी और आरू का ध्यान रखना। स्टेज की तरफ चला गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन सबको। राघव गुस्से में बोला। तभी 2-3 गार्ड्स अंदर आए और इंद्रजीत और उसके कुछ साथियों को बाहर जबरदस्ती लेकर जाने लगे। अरे छोड़ो हमें। अरे मीडिया वालों, तुम क्या देख रहे हो? ये जो दूध का धुला हुआ तुम्हारा प्यार राघव है ना, वो आज पार्टी के नाम पर अपने बड़े से धंधे को अंजाम देने वाला है। ये राघव ड्रग्स की सप्लाई करेगा आज। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ इंद्रजीत बोला। ये क्या बक रहा है तू? ये धंधे तू करता है, मैं नहीं। गुस्से में राघव बोला। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। हर पागल भी यही बोलता है कि वो पागल नहीं है। अरे मीडिया वालों, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। अभी कुछ ही देर में इसका भांडा फूट जाएगा, रुको। कहते हुए इंद्रजीत ने खुद को छुड़वा लिया। फिर कुछ दूर अपनी नजरें दौड़ाई और एक वेटर को अपने पास बुलाया। ए वेटर, इधर आ। इंद्रजीत ने वेटर को अपने पास बुलाया। उसकी ट्रे में पड़ी ग्लास को उठाया और उस ग्लास की ड्रिंक को राघव के मुंह पर उछाल दिया। इंद्रजीत के ऐसा करने से राघव बहुत हड़बड़ा सा गया। बस यही है तेरी औकात? इन शानदार पार्टियों की आड़ में तू पूरे शहर में ड्रग सप्लाई करता है। कहते हुए इंद्रजीत ने उस वेटर से वो ट्रे लिया और बाकी की बची ग्लास को जमीन पर फेंककर उस ट्रे को उल्टा कर दिया। ये देखो, ये तुम सबका चलता राघव इस तरह अपने लोगों को ड्रग सप्लाई करता है। कहते हुए ट्रे की उल्टी तरफ चिपके ड्रग्स को मीडिया और बाकी पार्टी में आए लोगों को दिखाते हुए बोला। ये सब देखकर पार्टी में हलचल मच गई। मीडिया वाले भी सतर्क हो गए। उन्हें तो बैठे बिठाए ही एक मसाला मिल गया। अरे अरे इंद्रजीत सर, अभी ये तो कुछ भी नहीं, बंगले के अंदर तो बहुत कुछ है। कहते हुए माणिक कुछ आदमियों के साथ स्टेज की ओर आया। अरे मीडिया वालों, इस राघव ने तो अपने बंगले पर लड़कियां भी बैठा रखी हैं। सबकी तरफ देखते हुए माणिक बोला। देखा आप सबने, ये आपका चहेता समाज सेवी युवा नेता इन पार्टियों की आड़ में देश को खोखला किया जा रहा है। अरे अरे, अब तो इसे बेटी भी हो गई, लगता है उसे भी धंधे में बैठाने की तैयारी करेगा अब ये। बहुत ही बेशर्मी के साथ इंद्रजीत ने कहा तो राघव को बहुत गुस्सा आ गया।
इंद्रजीत, गुस्से में बोलते हुए राघव ने इंद्रजीत को वही पार्टी में पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन दोनों को छुड़ाया। मीडिया में सब रिकॉर्ड हो चुका था। इंद्रजीत और मानिक जो चाहते थे वो सब हो चुका था। धीरे धीरे पार्टी के लोग राघव को भला बुरा बोलकर जाने लगे थे। राघव और वंदिता बहुत परेशान हो गए थे। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। राघव की बहुत बदनामी हो चुकी थी और साथ ही हो चुका था पुलिस केस। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 4। अब तक आपने सुना कि अर्पित ने साक्षी को उसके बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी दी। साक्षी बहुत खुश थी। इसी बीच अर्पित के पास कोई फोन आता है और अर्पित उसी एक गली के नुक्कड़ पर बने घर में चला जाता है। वहाँ एक आंटी उससे किसी के बारे में बात करती है और अर्पित किसी सोच में डूब जाता है। राघव के घर बेटी होने की पार्टी रखी गई, लेकिन उसका एक दुश्मन इंद्रजीत उस पर ड्रग्स का व्यापार करने का इल्जाम लगा देता है। अब आगे राघव और वंदिता बहुत परेशान हो गए थे। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। राघव की बहुत बदनामी हो चुकी थी और साथ ही हो चुका था पुलिस केस। कुछ तो नाम था ही राघव का। रातों रात ही पुलिस आई और राघव के बंगले पर छापा पड़ गया। इंद्रजीत के फैलाए जाल में राघव बुरी तरह फंस चुका था। राघव के कुछ सलाहकारों को इंद्रजीत ने पैसे देकर खरीद लिया था। अब वो सब उसके लिए काम करते थे। वो सब राघव की पार्टी में आए तो सही, लेकिन अपने साथ ड्रग्स के पैकेट भी लाए थे और इसी जाल में राघव फंस गए। जब तहकीकात हुई तो उसके बंगले की तलाशी में ड्रग्स के बड़े बड़े कार्टन बरामद हुए। राघव और वंदिता दोनों ही ये सब देखकर हैरान थे कि आखिर ये बड़े बड़े कार्टन यहाँ आए कहाँ से, किसने कब यहाँ लाकर रख दिया इन्हें। ड्रग्स के साथ ही अवैध शराब भी भारी मात्रा में बरामद हुई। पूरे शहर में राघव के नाम पर थू-थू होने लगी थी। पूरे शहर में राघव की बदनामी हो गई थी। शनिवार और दूसरे दिन रविवार होने के कारण राघव को जमानत पर भी नहीं छोड़ा गया। 2 दिनों से हवालात में ही गुजारने पड़े थे। इसी बीच इंद्रजीत और उसके गुंडों ने राघव की हवेली में आकर वंदिता को भी खूब जलील किया। उसकी हवेली में कीचड़, सड़े टमाटर, अंडे फेंके गए। अर्पित ये देख बहुत रोया भी और उसे बहुत गुस्सा भी आया। काश मैं बड़ा होता, इन सबको ऐसा सबक सिखाता कि ये जिंदगी भर याद रखते। अर्पित बस अपने बाल मन में ही छोटे छोटे ख्वाब बनाता रहता। एक दिन दोपहर को जब वंदिता बच्चों को खाना खिला रही थी, उसी वक्त आरू के दादू का फोन आया। आरू उस वक्त अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। आरू ने कॉल रिसीव किया। आरू बेटे, हम दादू बोल रहे हैं। सामने से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। दादू दादू आप आ जाइए ना, माँ बहुत परेशान है। डैड को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दादू प्लीज आ जाइए ना। अर्पित लगभग रोता हुआ सा बोला, बेटे रोइए मत, हमने तो पहले ही आपके डैड से कहा था कि हमारे घर की बेटियां अपशगुनी होती हैं। अब देख लिया ना नतीजा, छोरी के आने से क्या हो गया। दादू एकदम कड़क कर बोले, नहीं दादू, मेरी सोना बहुत अच्छी है और बहुत ही सुंदर भी है। उसकी आंखें एकदम माँ के जैसी हैं। अर्पित अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराता हुआ बोला, माँ माँ माँ, वो नहीं है तुम्हारी माँ, सौतेली माँ है वो तुम्हारी। देखना एक दिन तुम्हें अपने जाल में फांस कर तुम्हारा सब कुछ लूट लेगी वो। और वो तुम्हारी सौतेली बहन सोना, कल की पैदा छोकरी ने मेरे बेटे राघव को बर्बाद कर दिया। दादू बहुत गुस्से में बोले, नहीं नहीं, वो मेरी ही माँ है, वो मेरी ही माँ है, असली माँ है वो मेरी, और सोना मेरी असली बहन। कहते हुए अर्पित फोन पटक कर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर वंदिता भागते हुए उसके पास आई। आरू बच्चे क्या हुआ? बच्चे आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बच्चे? घबराते हुए वंदिता ने पूछा। माँ आप मेरी माँ हो ना, असली माँ है ना? जैसे ही अर्पित ने ये सब कहा, वैसे ही ये सब सुनकर वंदिता को एक धक्का सा लगा। बच्चे ये सब किसने कहा आपसे? बता बच्चे। वंदिता ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामते हुए पूछा। दादू ने, बड़ी मुश्किल से अर्पित ने कहा। हैरान सी वंदिता कुछ सोच में पड़ गई। फिर फोन के पास आई, कुछ देखा। नहीं बच्चे, ये दादू नहीं थे, ये वही गंदे वाले अंकल थे, बस परेशान कर रहे थे। आप जानते हो ना कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, तो बस फिर कोई भी कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दादू तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो दादू है ना। वंदिता ने उसे समझाते हुए कहा। अर्पित भी चुपचाप वंदिता की कही बात सुनता रहा। आखिर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरू को ये सब बात कर वो क्या हासिल करना चाहते हैं? आरू ने बचपन से ही मुझे अपनी माँ के रूप में देखा है, फिर क्यों वो ऐसा चाहते हैं कि आरू को सच पता चले? यदि पिताजी को मैं पसंद नहीं थी तो उन्होंने राघव को ये क्यों कहा कि मैं उन्हें पसंद हूँ? उनके पोते आरू को मैंने अपनी सगी औलाद से बढ़कर माना है। अपनी सोना से भी ज्यादा आरू को प्यार करती हूँ। इन्हें तो पता भी नहीं है कि आरू के कारण मैं अपना बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आरू और राघव की जिद थी कि उन्हें एक बहन और बेटी चाहिए। पिताजी आपने कॉल किया था, ये मैं आरू को कभी नहीं बताऊंगी, वरना वो आपसे नफरत भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि आरू आपसे नफरत करे। सोचते हुए वंदिता ने आरू को खुद से दूर किया और उसका सिर चूमते हुए कमरे में ले गई। इधर 2 दिन बाद राघव के वकील ने राघव को जमानत पर छुड़वा लिया था। राघव जमानत पर तो छूट गया था, लेकिन साथ ही छूट गई उसकी किस्मत, उसकी इज्जत और उसका नाम। हर जगह अब राघव को नफरत भरी नजरों से देखा जाने लगा था। टीवी और न्यूज़पेपर में हरदम एक ही नाम था, बस राघव। बातों को तोड़ मरोड़ कर, मसाला लगाकर जनता के सामने पेश करना तो जैसे मीडिया का जन्मसिद्ध अधिकार था। राघव और वंदिता बहुत परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि राघव और उसके कुछ दोस्तों को इंद्रजीत के खिलाफ सबूत भी मिल चुके थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद राघव के दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली थी और राघव अकेला पड़ गया था। और तो और राघव के पिताजी ने भी इन कठिन परिस्थितियों में उसका साथ छोड़ दिया था। इतना सब होने के बाद राघव का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था। अर्पित भी जब स्कूल जाता तो वहाँ भी उसे जिल्लत झेलनी पड़ती थी। उस स्कूल में शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। उन्होंने भी उस स्कूल के प्रिंसिपल को आरव को स्कूल से निकालने की धमकी भी दी। बेचारा प्रिंसिपल बहुत घबरा गया था और उसने अर्पित को स्कूल में आने से मना कर दिया। अर्पित बचपन से ही बहुत समझदार होने के कारण सब कुछ समझता भी था। वो ये भी समझ चुका था कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया है। डैड, मुझे प्रिंसिपल सर ने कल से स्कूल आने से मना कर दिया। उदास सा आरू स्कूल से घर आकर बोला, कोई बात नहीं बच्चा, शहर में और भी अच्छे स्कूल हैं, हम दूसरी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे आपका। अर्पित का सिर सहलाते हुए राघव ने कहा, जी डैड देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आपका ये अर्पित एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा, देखना आप। कहते हुए अर्पित राघव के गले से लग गया। हाँ बच्चे, मुझे पता है आरू सब ठीक कर देगा। अब जाओ, आपकी मम्मी ने खाना लगा दिया है। खुद से दूर कर उसका सिर चूमते हुए राघव बोला। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। इन बीते दिनों में ना तो राघव घर से बाहर निकला और ना ही आरू का किसी स्कूल में एडमिशन हुआ। अचानक एक दिन राघव और वंदिता कुछ बात कर रहे थे और कुछ ही देर में राघव ने एक कॉल किया, फिर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। ये सब आरू चुपके से देख रहा था, लेकिन इस बार आरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये जरूर समझ रहा था कि उसके माँ और डैड बहुत परेशान हैं। दरवाजे पर आरू को देखकर राघव ने उसे अंदर बुलाया और अपना सामान पैक करने को कहा। ऐसे तो आरू हमेशा सवाल करता था, लेकिन आज उसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि वो खुद से ही सवाल कर रहा था। आखिर मम्मा और डैड को हुआ क्या है? क्या वो सच में मुझे और सोना को छोड़कर चले जाएंगे? सुसाइड मीन्स तो खुद को मारना होता है ना, तो क्या मम्मा और डैड खुद को मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। लेकिन मैं इन्हें क्या कहूँ? बड़ों की बातें हैं कहकर चुप करवा देंगे,
यदि मम्मा और डैड ने ऐसा किया तो मैं उस इंद्रजीत को मार डालूंगा। मन ही मन आरू बड़बड़ा रहा था कि तभी सूटकेस की चेन से उसकी उंगली कट गई। आह! चिल्ला उठा आरू। बच्चे क्या हुआ? अरे चोट लग गई। बच्चे अपना ध्यान रखा करो, खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो सोना का ख्याल कैसे रखोगे? बच्चे आपको स्ट्रॉन्ग भाई बनना है, उंगली पर ट्यूब लगाते हुए आरव ने कहा। और हाँ आरू बेटा, कभी बुराई के रास्ते पर मत चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो तुम्हारी डैडी आज पूरा भारत जानता है इन्हें, एक सच्चे समाज सेवी है तुम्हारे डैडी, बस इनकी तरह ही बनना। वंदिता ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। मम्मा डैड, आप दोनों ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? सोना को संभालने को आप हो ना। वैसे डैड, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राघव और वंदिता को देखते हुए आरू ने पूछा, जो आरू से अपनी नजरें चुरा रहे थे। बच्चे, हम दादू के घर पर जा रहे हैं, वहाँ कुछ दिन रहेंगे, अब चलो निकलने का टाइम हो गया है। और हाँ आरू बेटा, ये कैरी बैग देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस बैग का बहुत ख्याल रखना, अपने से कभी दूर मत करना इस बैग को, ठीक है? राघव ने कैरी बैग अर्पित को दिखाते हुए कहा। अर्पित सब कुछ समझ रहा था लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो सब उस बंगले से निकल गए। वहाँ एक केयरटेकर था, उसे उस बंगले का ध्यान रखने को कह गए। आरू का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे की मुस्कान कम नहीं होने दी। वो लगातार वंदिता और राघव से बात किए जा रहा था। रास्ते में जंगल में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। राघव ने गाड़ी रोककर वंदिता को कुछ इशारा किया और वंदिता आरू और सोना को लेकर गाड़ी से उतर गई। मंदिर पहुंचकर वंदिता ने गाड़ी से प्रसाद और पानी लेकर आने का बहाना बनाया और आरू व सोना को वहीं छोड़कर गाड़ी में आ बैठी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी वैसे ही राघव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और पास की पहाड़ी से नीचे गिरे एक पत्थर पर तेज स्पीड में गाड़ी को चढ़ा दिया, जिससे गाड़ी एक धमाके के साथ पलट गई। और उसी वक्त मोड़ से एक तेज गति से आते हुए एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।